नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है आपका। दोस्तों, हमारा एसए का पेपर हो चुका है और मेरा फर्ज बनता है कि आपके साथ में एसए का एनालिसिस करूं। मैं वैसे स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एसए, एथिक्स, जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स ये सब पढ़ाता हूं। तो वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। देखो, ओवरऑल जो मेरा टेक है एसए के पेपर को लेके वो ये है कि पेपर तो डिफिकल्ट था। अगर मैं कंपेयर करूं 2025 के मुकाबले तो जो 2026 का पेपर है डिफिकल्ट लगा मुझे। ऑलराइट, डिफिकल्ट लगा। टॉपिक्स जो हैं सीधे साधे नहीं है, एक या दो टॉपिक्स हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ज्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो फिलोसफिकल है, मैं एब्स्ट्रैक्ट कहूंगा। जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं उसमें ना समझाना, सब्जेक्टिविटी लेके आना थोड़ा एक टास्क हो जाता है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन लोगों की आदत है एसेज लिख रहे हैं, कम से कम 30, 35, 40 एसेज आपने लिखे हैं एक साल में अपने मेन से पहले, तो आप स्ट्रगल नहीं करोगे। जिन्होंने पहली बार ही ऐसे लिखा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि ऐसे लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि ये 250 मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हैं एज कंपेयर टू द अदर पेपर। सो ऑलराइट, आज आज एवरीबॉडी डीम्स अप्रोप्रिएट, बट बहुत सारे बच्चों को टॉपिक समझने में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। काफी साल है, काफी तजुर्बा हो गया है पढ़ाते को, खुद का तजुर्बा रहा है। ऐसे में 140 प्लस मार्क्स 4 बार ही स्कोर करें अपने टाइम पे। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहा होगा टॉपिक्स के इंटरप्रिटेशन को। तो वन बाय वन समझते हैं। जैसे ये टॉपिक है सेक्शन ए में, ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। यानी कि इसका मतलब क्या है, कोर सेंस इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रोडिक्टरी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, कई बार वो अपने आप आईना दिखाते हैं कि लाइफ में अपने आप कितनी ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शंस होती हैं। ऑलराइट, नाउ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, सो टॉपिक इज आस्किंग यू टू यूज दिस लिंग्विस्टिक डिवाइस एज अ मेटाफर फॉर समथिंग लार्जर। लाइफ इज रियली ऑफरिंग समथिंग प्योर। एक तरफा जो सच होते हैं, ग्रोथ ग्रोथ है लेकिन उसमें स्ट्रगल भी है। फ्रीडम फ्रीडम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रीडम तभी मीनिंगफुल है अगर वो इंक्लूसिव है या किसी स्ट्रक्चर के साथ है। प्रोग्रेस प्रोग्रेस हम कहते हैं कि हमको प्रोग्रेस चाहिए, लेकिन प्रोग्रेस में डिस्ट्रप्शन आता है। तो यानी कि अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे कॉन्ट्रडिक्शंस की बात आ रही है। ऑलराइट, अंडरस्टैंड वन थिंग कि कॉन्ट्रडिक्टरी पेयर ऑफ वर्ड्स आर मिररिंग के लाइफ में अपने आप कितनी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं। अब क्विक फ्रेमवर्क के तौर पे आप यहां पे क्या कर सकते हैं, दो तीन ऐसे रियल ऑक्सीमोरॉन्स यानी कि लिंग्विस्टिक प्लस रियल वर्ल्ड फ्रेमवर्क के साथ आप इस थीम को सेट कर सकते हैं, कोर आर्ग्यूमेंट को बिल्ड कर सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन इज नॉट कंफ्यूजन। कई बार कॉन्ट्रडिक्शन में ही हमको सच की गहराई जो सच की गहराई है वो कॉन्ट्रडिक्शन में ही नापी जाती है और पता चलती है। ऑलराइट, एंड देन अगेन आप डायमेंशंस बना सकते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, बहुत सारे डायमेंशंस बन सकते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल्स आपको यहां पे मैं देता हूं जो कि जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2025-26 में से जॉबलेस ग्रोथ की बात आती है। आप जीएस 3 में इकोनॉमी पढ़ते हैं, जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं। इंडिया के जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लैग कर रहा है। इस बात को तो हम 2011-12 से सुनते आ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात आती है, हम क्वाड के साथ भी इंगेज कर रहे हैं, हम एससीओ के साथ भी, ब्रिक्स के साथ भी इंगेज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। अब दोनों जो ब्लॉक्स हैं, क्वाड एक तरफ है, एससीओ एक तरफ है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वाड के होंगे जो कि डिफर करेंगे एससीओ के अंदर, तो कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी। लेकिन नॉट दैट कि इंडिया कॉन्ट्रडिक्शंस दिखा रहा है दोनों ब्लॉक्स में कोएग्जिस्ट करके। इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिव्स हैं, इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जो कि इंडिया पूरा करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो क्वाड फोरम है, चाहे वो एससीओ है, चाहे वो ब्रिक्स है। आर्म्ड पीस की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी स्ट्रिक्ट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। हमारी स्ट्रिक्ट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। न्यूक्लियर अगर हम बात करें, हमने 1998 में वी वेंट न्यूक्लियर एंड वी सेड दैट लुक वी आल्सो हैव अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, बट दैट डजंट मीन कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को एज अ डेटरेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को हम एज एन एग्रेशन तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट फॉर डेटरेंस इफ आवर नेबर्स आर आल्सो यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, वेल दैट्स लाइक एन ऑक्सीमोरॉन। दैट लुक, we are all in the favor of peace, we are all in the idea of having more peace and stability and less of aggression and all that, but if our neighbors are determined to be nuclear armed, then why shouldn't we also be nuclear armed as a principle of deterrence? All right, then next topic था grateful mind is very beautiful। अब core essence इसमें क्या बना, देखो ये बहुत इजी टॉपिक है, दिखने में बड़ा इजी दिखाई दे रहा है। मेरे को लगता है कि जैसे लिंक्डइन का कोई पोस्ट होता है ना, उस तरह से ये टॉपिक बता दिया, ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। ग्रैटिट्यूड एज एन इनर डिस्पोजिशन, ये शेप करता है कि एक इंसान के एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे कैसे होते हैं बाकियों के साथ, दुनिया के साथ, दुनियादारी के साथ। तो ग्रेटफुल माइंड यानी कि अ माइंड विच इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ हो आपके मन। अब ये थोड़ा स्पिरिचुअल यहाँ पे आपका जो एसेंस है वो भी टेस्ट हो रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हो। कितना कुछ इंस्टाग्राम पे हम पढ़ते रहते हैं ग्रैटिट्यूड के बारे। मैनिफेस्टेशन कोचेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कोचेस होते हैं, हम मैनिफेस्टेशन के बारे चीजें पढ़ते हैं, लाइफ कोचिंग में ग्रैटिट्यूड के बारे पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की बात हो रही है। सो दिस टॉपिक इज
less about being thankful for specific favors but more about gratitude as a settled mental orientation. यानी कि this is a way of seeking more abundance and possibility rather than lack and grievance. ब्यूटीफुल माइंड यहां पे रेफर करता है आपके इनर किरदार के ऊपर, राइट? आपके अपीयरेंस के ऊपर नहीं कि आप दिखने में सुंदर हो अगर आप ग्रैटिट्यूड वाले हो, आपके किरदार की बात हो रही है, सुंदरता की बात नहीं हो रही है. एंड ग्रैटिट्यूड इज फ्रेम्ड एज एन एस्थेटिक एंड मोरल क्वालिटी, समथिंग which is making a person's inner life much more substantial, much more richer and much more at peace. तो ये ऐसे को एक्सप्लोर करना है कि ग्रैटिट्यूड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है. What does gratitude actually do to relationships? How does it actually helps us in having more resilience to hardship, towards society, towards civic life? अब यहां पे आप ग्रैटिट्यूड को एज अ माइंडसेट क्या होता है वो डिफाइन कर सकते हो. ऑलराइट, देन यू कैन आल्सो शो इट्स रिपल इफेक्ट. नॉट दैट कि भाई आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मेरा रैंक इतना आ गया, मेरे पास इतने पैसे आ गए. नॉट जस्ट दैट. ग्रैटिट्यूड एज अ माइंडसेट, एज अ वे ऑफ लिविंग. शो इट्स रिपल इफेक्ट कि ग्रैटिट्यूड का रिपल इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, आपके रेजिलियंस पे, आपकी कैपेबिलिटी पे, हाउ यू आर मैनेजिंग एडवर्सिटीज एंड चैलेंजेस, वो कैसे शेप करता है. कॉन्ट्रास्ट करो ग्रैटिट्यूड को विद एंटाइटलमेंट या क्रॉनिक डिससैटिस्फैक्शन के साथ, एंड एक्सटेंड करो इसको मल्टीपल डायमेंशंस पे. फॉर एग्जांपल हम सोसाइटल लेवल पे इसको एक्सटेंड करते हैं, यानी कि ग्रैटिट्यूड एज अ सिविक एंड कल्चरल वैल्यू. अब यहां पे एग्जांपल्स में जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है, आर्टिकल 51 है, सिविक ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द नेशन. इंडिया की वैक्सीन मैत्री पॉलिसी की बात करें, गुडविल व्हिच इज बिल्ड थ्रू ग्रैटिट्यूड बेस्ड डिप्लोमेसी. GS4 में हम एथिक्स पढ़ते हैं, ग्रैटिट्यूड इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट के तौर पे हम पढ़ते हैं, राइट? वॉर मेमोरियल्स एंड पब्लिक डे, दे आर पेइंग एज ट्रिब्यूट्स एज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रैटिट्यूड बाय द नेशन टुवर्ड्स द सोल्जर्स, टुवर्ड्स द मार्टिर्ड सोल्जर्स. तो यानी कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं. देखो मैंने आइडिया दे रहा हूं, नॉट दैट कि यही एग्जांपल यूज करने, आइडिया दे रहा हूं, राइट? क्विक रिएक्शन वीडियो है, यहां पे मैं मॉडल ऐसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं. क्विक रिएक्शन वीडियो जहां पे हम टॉपिक के बारे में समझ सकें. थॉर्न इज अ चेंज्ड बड, यानी कि देखो उसका कोर एसेंस क्या है. व्हाट बिगिंस वेरी सॉफ्ट एंड प्रॉमिसिंग कैन टर्न वेरी शार्प एंड डिफेंसिव अंडर हार्डशिप. ऑलराइट, देखो बड क्या है? बड इज नेचुरली फुल ऑफ पोटेंशियल, सॉफ्ट, ओपन, अबाउट टू ब्लूम. ठीक है, बड है ना, फ्लावर बड की बात करते हैं. थॉर्न क्या होता है? थॉर्न सख्त होता है, शार्प होता है, डिफेंसिव होता है. ये टॉपिक कहता है कि बोटानिकल ट्रांसफॉर्मेशन को एज अ मेटाफर यूज कर रहा है कि कैसे लोग, कम्युनिटीज या इंस्टीट्यूशंस, दे आर नॉट बोर्न होस्टाइल और डिफिकल्ट, बट दे आर ऑफन शेप्ड बाय द वे, बाय द पैरामीटर्स एंड बाय देयर एनवायरनमेंट. किसी को निग्लेक्ट ज्यादा मिला है, किसी को कंपैशन ज्यादा मिला है, किसी को नर्चर ज्यादा मिला है, एंड देयरफॉर उसी अकॉर्डिंगली उस इंसान का व्यक्तिगत एटीट्यूड होता है. तो फंडामेंटली ये टॉपिक है अबाउट सर्कमस्टांसेस वर्सेस कैरेक्टर, suggesting that what is looking like inherent hardness in a person is frequently the residue of earlier wounds. अब फॉर एग्जांपल हम radicalization की बात करें या AFSPA के मिसयूज की बात करें या पुलिस अट्रॉसिटीज की बात करें, तो एक इंसान है वो ये सब देख के या उसके परिवार में ये सब चीजें हुई हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सख्त स्वभाव का हो जाएगा. नक्सलिज्म की बात करें, नक्सलिज्म में जो नक्सल कमांडर्स हैं, माओइस्ट कमांडर्स हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, मैनिपुलेट करते थे. नक्सलिज्म अब तो डिक्लाइन पे ही हो चुका है, बट कहने का भाव ये है कि नॉट एवरीबडी हु इज डेमोन्स्ट्रेटिंग रेडिकलाइजेशन कश्मीर में, ट्राइबल एरियाज में या नॉर्थ ईस्ट में, दे आर नॉट बोर्न लाइक दैट, राइट? दे आर नॉट बोर्न लाइक दैट. इट इज बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट दे बिकम लाइक दैट. ऑलराइट, तो यहां पे हमने पिवट करना है टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन. एक्सप्लोर करो कि निग्लेक्ट, ट्रॉमा, रिपीटेड हर्ट कैसे लोगों को मजबूत बनाता है ना. मजबूत बनाना इज ऑल्सो अ गुड थिंग, नॉट दैट कि नेसेसरली कि मजबूत बनाना इज अबाउट रेडिकलाइजेशन. अब अगर मान लीजिए कि अगर आज हमने कोविड सहा, हमारे देश ने कोविड सहा, तो वी आर बेटर प्रिपेयर्ड. हमारा जो मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज बेटर प्रिपेयर्ड टू मैनेज सच एडवर्सिटीज. ऑलराइट, सो इट इज नॉट दैट कि आप सख्त बन रहे हो तो आप कोई बदला ले रहे हो. इट इज ऑल्सो अबाउट कई बार आप अपने आप को अगर हार्डन कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो, रेजिलियंस बढ़ा रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ वे दैट आप अपने आप को एडवांस कर रहे हो, आप अपने आप को और ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो टू मैनेज डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस. Balance with the possibility of reversal, healing, empathy, second chances, then apply to a societal scale. कि कैसे जो marginalized groups हैं, how do they turn defensive and how do they become radicalized when they're denied care. अब यहां पे हम प्रहार डॉक्ट्रीन की बात कर सकते हैं. जो प्रहार डॉक्ट्रीन है, भारत की जो काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रीन है, उसमें कैटेगोरिकली हमने बात करी है दैट लुक, इट इज नॉट ओनली अबाउट punishment, but it is also about reform. It is not only about retribution, but it is also about reform. The whole of the society approach की बात करिए जब हमने de-radicalize करना है लोगों को जो radicalize हो चुके हैं. Alright? So नक्सलिज्म, बलोचिस्तान इंसर्जेंसी, कश्मीर मिलिटेंसी etc. ये सब चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, इन डायमेंशंस को यूज कर सकते हो. Alright? When two elephants fight,
इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, मैंने भी नेट पे ही सर्च किया था, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जब दो लोग लड़ते हैं, है ना, तो जो घास है वो भी रौंदी जाती है, ऑलराइट। यानी कि अब जो मेजर पावर्स है, इसको चलो हिंदी में हमने समझ लिया, इंग्लिश में जब मेजर पावर्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या टू बिग पर्सनालिटीज जब वो क्लैश करेंगे, जब वो उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो ऑर्डिनरी पीपल या स्मॉलर पार्टीज दे विल आल्सो बेयर द रियल कॉस्ट। ना फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करें, राइट, तो अब ऑब्वियसली अब ये कोल्ड वॉर के टाइम पे लड़ाई तो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर की थी, लेकिन इस पूरे कोल्ड वॉर में जो छोटे छोटे देश थे जो कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, कोई यूएसए के, कोई यूएसएसआर के, वो भी ऑब्वियसली सफर कर रहे थे। या फॉर एग्जांपल हम यूक्रेन वॉर की बात करें, ईरान वॉर की बात करें, अब ईरान, इजराइल, अमेरिका, इनके बीच लड़ाई है, लेकिन रोंदे और कहां जा रहे हैं? लेकिन रोंदे तो सऊदी अरेबिया भी जा रहा है, कुवैत भी जा रहा है, बहरीन भी जा रहा है। ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है अबाउट द कोलेटरल डैमेज ऑफ पावर पॉलिटिक्स। एलिफेंट्स यहां पे रिप्रेजेंट करता है कि बड़े बड़े लार्ज पावरफुल एक्टर्स, नेशंस, कॉर्पोरेशंस, पॉलिटिकल फैक्शंस, और ग्रास रिप्रेजेंट करता है कि एवरीवन कॉट अंडरनीथ, सिविलियंस, स्मॉल इकोनॉमीज, ऑर्डिनरी सिटीजंस, जिनका कोई से नहीं है कॉन्फ्लिक्ट में, बट वो कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। तो ये टॉपिक आपको मजबूर कर रहा है कि आप एक्सप्लोर करें इस डायनामिक को मल्टीपल स्केल्स में। जियोपॉलिटिकल राइवलरीज हैं बिटवीन मेजर पावर्स, कॉर्पोरेट बैटल्स हैं जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस को स्क्वीज कर देते हैं। आज अगर जियो ने बोला कि भैया हम फ्री कर देंगे, 5G फ्री कर देंगे, 4G फ्री कर देंगे, तो बाकी जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स थे उनका दुकान बंद हो गया। आज नतीजा यह है कि हमारे पास दो ही क्रेडिबल टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, एक भारतीय एयरटेल है, मतलब एक एयरटेल है, और दूसरा आपके पास जियो है। तो कैसे जो प्रेडेटरी कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस होती है वो कैसे छोटे छोटे बिजनेसेस को बिल्कुल किल कर देते हैं, ऑलराइट। So strong essay is not just illustrating the problem, but it is also considering what is protecting the grass. So open with the origin of this meaning, with the proverb's origin and the literal meaning. अगर आपको पता है कि ये अफ्रीकन proverb है, लोड लेने की जरूरत नहीं है कि आपको इस बात का पता ही लगाना है कि ये अफ्रीका का proverb है, इंडिया का proverb है, कि ये बॉम्बे का proverb है, कि ये बठिंडा का proverb है, कि ये मथुरा का proverb है, वो उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट दैट आपको पता लग जाए इस टॉपिक का मतलब क्या है। अप्लाई टू जियोपॉलिटिक्स, अप्लाई डोमेस्टिकली, एंड विद व्हाट प्रोटेक्ट्स द ग्रास। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, प्रोटेक्टिंग द ग्रास, ये भी इतना जरूरी है। दिस ऐसे का टॉपिक इज नॉट ओनली आस्किंग यू कि भैया आप ये बताओ कि क्लैशेस हो रहे हैं मेजर पावर्स के बीच में, फाइट्स हो रहे हैं, डिफरेंसेस हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो आस्किंग यू कि आप कैसे एड्रेस करोगे हाउ टू प्रोटेक्ट द ग्रास, व्हिच मींस हाउ टू प्रोटेक्ट द स्मॉलर पीपल, द ऑर्डिनरी पीपल, और द स्मॉलर शार्क्स। इफ टू बिग शार्क्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द स्मॉलर शार्क्स? वो बात भी यहां पे आ रही है, ऑलराइट। तो यूएस आपका यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे यूएस ईरान इजराइल कंफ्लिक्ट आ गया, यूएस चाइना राइवलरी की बात आ गया, इंडिया कॉट बिटवीन द यूएस सैंक्शंस और उसके खुद के जो चाबहार पोर्ट की इन्वेस्टमेंट है ईरान में, ग्रेट पावर टेंशंस ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई मीन जस्ट एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं इंटरनेशनल डायमेंशन के तौर पे, जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस के तौर पे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। सेक्शन बी, नेचर इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट। अब दिखने में तो ये टॉपिक बहुत सीधा साधा दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। इसका कोर एसेंस क्या हुआ कि जो नेचुरल वर्ल्ड है इज ऑफन रेड एज एन आउटवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ इनर स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। यानी कि मीनिंग इसका एलैबोरेशन में, द टॉपिक इज आस्किंग यू टू ट्रीट नेचर नॉट जस्ट एज अ सीनरी, नॉट जस्ट एज एस्थेटिक सीनरी, बट एज अ मिरर फॉर ह्यूमन सोल। नेचर की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू नहीं होती है। यानी कि द साइकिल ऑफ ग्रोथ, डिके, रिन्यूअल इज echoing द इनर जर्नी ऑफ अ पर्सन स्पिरिचुअल और इमोशनल लाइफ, जस्ट लाइक नेचर। रिवर का फ्लो, सीजन का बदलना, या पेड़ का endurance through storms can all stand in for resilience, impermanence or renewal in the human spirit. All right, so now your essay has to work best when it is grounded in specific natural imagery rather than drifting into vague abstraction, right? So ground the abstract claim into a concrete image. आप एक इसको रिवर के साथ, सीड के साथ, सीजन के साथ रिलेट करके अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। ड्रॉ द पैरेलल नेचुरल साइकिल्स एज मेटाफर्स फॉर ह्यूमन ग्रोथ एंड रिन्यूअल। इसमें देन फिलोसॉफिकल और लिटरेरी ट्रेडिशंस लेके आओ जो कि नेचर को सिंबॉलिकली रीड करती है। कॉशन अगेंस्ट बीइंग प्योरली पोएटिक। अब बिल्कुल यहां पे पोएटिक नहीं बनना है, आपको सिर्फ यहां पे थ्योरी और फिलोसॉफिकल जार्गन नहीं लेके आना है, आपको रियल एनवायरमेंटल एथिकल एंगल का जो डायकोटमी है वो भी लेके आना है, लिखना ही है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 48 एंड 51A की बात करें, हमारी संवैधानिक ड्यूटी है फ्रेमिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज अ मॉरल स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन। नमामि गंगे मिशन की बात करें, रिवर गंगा ट्रीटेड एज बोथ एज एन इकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल एंटिटी। चिपको मूवमेंट की बात करें, ग्रास रूट एनवायरमेंटलिज्म व्हिच वाज रूटेड इन अ स्पिरिचुअल बॉन्ड विद द फॉरेस्ट। इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी,
ऑलराइट, तो इस तरह से आप ये एग्जांपल जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी अगेन जरूरी क्यों है? बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, मोर देन एल नीनो, मोर देन ला नीनो, it is the Arctic ice melt which is impacting the Indian monsoon. All right. So this topic, now this example, the India's Arctic policy and the relation with Indian monsoon is also very synonymous with the natural, with this nature as the symbol of spirit. Because as you know कि monsoon हमारे agriculture sector के लिए, farmers के लिए, agrarian economy के लिए कितना important है, और उसका सीधा correlation है Arctic ice की melting के साथ, more than the El Nino and the La Nino and the Indian Ocean dipole factor. So you have to be very smart in terms of relating and applying whatever topics, whatever examples, whatever content you have read in your GS कि कैसे smartly इसको apply कर सकते हैं. Well-educated mind will always have more questions than answers. So true education deepens curiosity rather than closing it. Alright? यानी कि एक well-educated mind है, उनके पास सवाल ज्यादा होंगे, आंसर्स कम होंगे, आंसर्स भी होंगे लेकिन सवाल ज्यादा होंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स की बात करें, उन्होंने सवाल उठाए कि सती प्रथा क्यों है. बी आर अम्बेडकर ने सवाल उठाए कि समाज में अभी भी इतना मनुवाद क्यों फॉलो किया जाता है. सावित्रीबाई फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, डीके कार्वे हैं. तो ये हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं. ऑलराइट, महात्मा गांधी की बात करें, यानी कि अब फॉर एग्जांपल यहां पे गैलीलियो की बात आ सकती है, कोपरनिकस की बात आ सकती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात आ सकती है, आइजैक न्यूटन की बात आ सकती है ना. ये टॉपिक डायरेक्टली ड्रॉ करता है सोक्रेटिक आइडिया कि जो रियल विजडम है ना, दैट बिगिंस विद रिकॉग्नाइजिंग द लिमिट्स ऑफ योर ओन नॉलेज. है ना, वो बार बार कहते हैं अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग एटसेट्रा एटसेट्रा. है ना, ये कितनी बार आपने कहावत सुनी है. यहां पे सॉक्रेट्स की फेमस लाइन क्या है? आई नो दैट आई नो नथिंग. मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता. ऑलराइट, क्योंकि सॉक्रेट्स का ना जो मेन आइडिया है, सॉक्रेट्स का जो मेन आइडिया है वर्चुअस इंडिविजुअल का, आई मीन एथिक्स में हम पढ़ते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ विजडम एंड नॉलेज. ऑलराइट ना, चलो वो एथिक्स की बात आती है, वो बाद में समझेंगे. अब ये आर्ग्यू करता है कि जेन्युइन एजुकेशन इजंट अबाउट एक्यूमुलेटिंग सेटल्ड फैक्ट्स but about developing the capacity to asking better questions. The more a person is genuinely learning, the more they are becoming aware कि कैसे वो unknown और uncertainty के साथ डील कर सकते हैं. तो एक बहुत यूजफुल टॉपिक है, पूरा कंट्रास्टिंग, इसमें कोई रट्टाफिकेशन या एग्जाम ड्रिवन कोई ऐसे आपको फिक्स्ड फ्रेमवर्क के जरिए से आपके पास कंटेंट नहीं आएगा, बट एक अच्छा टॉपिक है, एक इंट्रीगिंग टॉपिक है. फॉर एग्जांपल यहां पे आप ओपन कर सकते हैं सॉक्रेटिक पैराडॉक्स के साथ, आई नो दैट आई नो नथिंग, यहां से शुरुआत कर सकते हैं. कॉन्ट्रास्ट या यहां पे आप कर सकते हैं कि रट्टाफिकेशन या सर्टिफिकेट बेस्ड लर्निंग इज नॉट दैट सब्सटैंशियल एज कंपेयर टू जेन्युइन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी. देन यू कैन ऑल्सो शो कि हिस्ट्री के जो ग्रेटेस्ट थिंकर्स हैं, हाउ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स इन द हिस्ट्री दे वर ड्रिवन बाय अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस. अप्लाई टू मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी, दैट आर वी टीचिंग आंसर्स और आर वी टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड द यंग जनरेशन टू इंक्वायर, टू हैव दैट साइंटिफिक स्पिरिट. हम तो साइंटिफिक स्पिरिट की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी में बात आती है, टू हैव दैट साइंटिफिक स्पिरिट. Alright, for example, NEP 2020 है shift from ratification towards critical thinking and inquiry based decision. इसरो के चंद्रयान और आदित्य मिशंस की बात करें, each discovery opening new scientific questions. हमारा यूपीएससी का खुद का एग्जाम डिजाइन देख लो, टेस्टिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, एथिक्स और ऐसे का पेपर किया जाता है, ताकि सिर्फ जीएस 1, 2 और 3 में जो आपका प्योर रट्टाफिकेशन है, फैक्चुअल रिकॉल है, वो नहीं देखा जाएगा. आपकी एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी को ऐसे और एथिक्स के पेपर से देखा जाता है. इंडिया का एआई इंपैक्ट समिट की बात करें कि डिबेट ऑन हाउ द एआई एथिक्स आर आल्सो शोइंग दैट कैसी नई टेक्नोलॉजी इज रेजिंग मोर अ क्वेश्चन दैन इट इज आंसरिंग. एआई के चलते हमको आंसर ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, सवाल ज्यादा उठ रहे हैं कि एआई आ गया तो हमारी नौकरी का क्या होगा, एआई आ गया तो अब एजुकेटर का होगा, एआई आ गया तो लॉयर का क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या होगा, एंट्री लेवल जॉब जो है वो एआई खा चुका है. यानी कि सवाल उठाए जा रहे हैं. ऑलराइट, तो देयरफॉर सवाल उठने से मंथन होता है, सवाल उठने से सोल्यूशन होता है, समाधान भी होता है, चर्निंग होती है, लेकिन वो बहुत जरूरी है एक सोसाइटी की होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए. कोपरनिकस हैं या फिर एग्जांपल गैलीलियो हैं, इन्होंने भी सवाल उठाए थे ना कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि भैया धरती जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती, आप क्यों कहते हो कि सन धरती के अराउंड रिवॉल्व करता है. इस चीज को, इस नोशन को चैलेंज किया था. देन नेक्स्ट इज शेल्विंग हार्ड डिसीजंस इज द लीस्ट एथिकल कोर्स. यानी कि जो बड़े बड़े फैसले होते हैं जिसको हम एथिकल डिलेमास में समझते हैं, जो बड़े बड़े नैतिकता के तौर पे फैसले होते हैं, अगर उसको हम बस पर्दे के नीचे छिपा दें या उसको बस अलमारी में बंद कर दें, यानी कि शेल्विंग, यानी कि आप उसको बस छुपा रहे हैं, आप उसको अलमारी में बंद रख रहे हैं और आप उसको नहीं आने दे रहे हैं, दैट इज नॉट द एथिकल कोर्स. शेल्विंग इंप्लाइज अ डिसीजन दैट कुड हैव बीन मेड बट डेलिबरेटली नहीं लिया गया, उसको बंद कर दिया गया, उस रास्ते को चूज नहीं किया गया, उस डिसीजन को फॉलो अपॉन नहीं किया गया बिकॉज वो कन्वीनियंट नहीं था. बिकॉज वो कन्वीनियंट था, लेकिन जो डिफिकल्ट पाथ था, जो डिफिकल्ट डिसीजन था, उसको एग्जीक्यूट करना कन्वीनियंट नहीं था. So this essay has to distinguish between
thoughtful caution and outright avoidance. And this can draw on governance, leadership, personal ethics example, जहां पे delay itself became the more damaging choice. All right. Now define shelving as a passive harm, कि हम किसी decision को नहीं ले रहे हैं, उसको shelve off कर रहे हैं, that is not doing us any good. So distinguish it from a thoughtful deliberation. All right. Use a governance and a leadership dimension as well. Delayed policy decision and their cost. All right. For example, for a long time, GST का idea was shelved upon. For a long time, let us say कि अगर हम बात करें, स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, तो the idea of having zero civic responsibility and having zero behavioral change and only blaming the government, this was an idea, which was mostly followed, but this idea was completely shelled off that how can ordinary citizens, how can people like you and me, with the help, with the moderation of behavior and with behavioral changes, how can we also lead towards a society which is more towards cleanliness. All right. या फॉर एग्जाम्पल इस आइडिया को शेल्फ पे रख देना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, लेकिन उसको मिटिगेट करने के लिए या उसको रिवर्स करने के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अभी भी फंडिंग देने को तैयार नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज को. ऑलराइट. तो देखो देयर मेनी आइडियाज हिस्ट्री से आप एग्जांपल्स उठा सकते हैं. अगेन आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से एग्जांपल्स उठा सकते हैं. राइट. फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय के लिए बहुत इजी था ये आइडिया कि सती प्रथा हो रहा है तो होने तो कोई बात नहीं, उसको वो नहीं छेड़ेंगे, समाज में बाकी चीजों को छेड़ना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने शुरुआत ही सती प्रथा से करी, जिसके लिए वो खुद अपने परिवार से भी लड़े, अपने फैमिली के भी अगेंस्ट गए, है ना. तो आगे इट वुड हैव बीन वेरी कन्वीनियंट फॉर हिम कि अगर वो अपने फैमिली के अगेंस्ट ना जाते और बाकी सब जो काम कर रहे थे, लिटरेरी का काम कर रहे थे, ट्रांसलेशन का काम कर रहे थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते थे, कुछ और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का वो काम कर लेते, ये वाला काम ना करते सती प्रथा का, तो भी काम चल जाना था, लेकिन नहीं उन्होंने करा. ऑलराइट. अब जुडिशियल बैकलॉग की बात आती है. 4 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं जिसको हमने शेल्फ पे रखा हुआ है. दैट इज डिलेइंग प्रोसीजरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस. डिलेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स डिस्पाइट बीइंग पास्ड इयर्स अर्लियर. आपका डीपीडीपी एक्ट आ जाता है, आपका जो डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है, अभी तक उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं करा गया है. वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर लो, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है. डीलिमिटेशन की बात हो, सेंसस की बात हो, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन पॉलिसी है. हार्ड डेमोग्राफिक डिसीजंस रिपीटेडली डेफर करे गए हैं, लटकाए गए हैं अक्रॉस डेकेड्स. ऑलराइट. लास्ट टॉपिक, गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है. जनरली इसमें बहुत सारा कंटेंट है जो आप लिख सकते हो. अब इसका मतलब क्या है कि जो सही मायने में लीडरशिप है ना, दैट मींस कि भाई आप सुन रहे हो, यू आर रिस्पॉन्सिव, यू आर नॉट रिएक्टिव बट यू आर रिस्पॉन्सिव, यू आर जेन्युइनली लिसनिंग टू एंड बीइंग रिस्पॉन्सिव टू दोज जिनको आप लीड कर रहे हो, नॉट जस्ट कि आप बस ऊपर से कमांड कर रहे हो. Alright. On the surface of the topic, this topic sounds like a paradox. That how can a leader also be a follower? But the deeper claim is that authentic leadership is built on responsiveness, not reaction, but responsiveness. Good leader will stay very closely attuned to the needs, to the sentiments, and to the feedback of the people they lead, rather than imposing decisions unilaterally from a position of authority. तो ये distinguish करता है participative और servant leadership from purely authoritarian command. Alright. For example, यहाँ पे आप इस पैराडॉक्स से ओपन कर सकते हो that how can a leader also be a follower. Alright. Now a leader being a follower में again आप यहाँ पे महात्मा गांधी की बात कर सकते हो कि महात्मा गांधी was not just leading the masses by his philosophy of non-violence and satyagraha, but he was also demonstrating it by applying it. He was also being very responsive and also being very very passionate and compassionate towards his followers. Alright. आप यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एग्जांपल दे सकते हो, चंपारण सत्याग्रह एग्जांपल दे सकते हो, खेड़ा सत्याग्रह एग्जांपल दे सकते हो. इट वाज नॉट दैट कि गांधी वाज इंपोजिंग समथिंग, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. नेल्सन मंडेला की बात आती है, अगेन समबडी हु वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, नॉट दैट कि बस ऑर्डर्स दे रहे हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो. ही डेमोंस्ट्रेटेड कि 27 इयर्स प्रिजन में रहने के बाद भी ही स्टिल हैज दैट एट्रीब्यूट एंड क्वालिटी ऑफ बीइंग फॉरगिविंग. वो जेल से रिलीज होने के बाद उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो बदला लेना चाहेंगे. ही फॉरगिव. Alright, he forgave. So his forgiveness in a way is like him following the ethos, and also following the ethos of humanity. Alright. Now a good leader will be somebody who's following the people who he or she is leading. There are also all kinds of leaders. You have the example of Hitler. Again, not the kind of person who would want to follow his followers. Although he was very disciplined, although he had no vices, but again, leadership style बहुत vary करते हैं, differ करते हैं. But somebody who is again very closely listening and very consciously trying to be very compassionate and trying to understand and trying to have empathy. ये compassion empathy terms हम ethics में पढ़ते हैं, right? अब मेरे एग्जांपल में यहाँ पे चाणक्य नीति की बातें भी आ रही हैं, जो चाणक्य ने बात राजा को कही थी, चंद्रगुप्त को कही थी.
चंद्रगुप्त मौर्य को कही थी कि आपको कैसे एज अ राजा कैसे पेश आना चाहिए, etc. So distinguish authoritarian leadership from participative and servant leadership. Use example of leaders who succeeded by reading and responding to their people. All right. Now again यहाँ पे examples आ जाते हैं 73rd and 74th constitutional amendments. पंचायती राज एंड ग्राम सभा ने क्या किया है, गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया है, डिसेंट्रलाइज किया है कि गवर्नेंस इज नॉट ओनली कि भाई केंद्र सरकार क्या कह रही है, राज्य सरकारें क्या कह रही हैं, ग्रामीण पंचायत में क्या हो रहा है, म्यूनिसिपैलिटीज में क्या हो रहा है, वहां पे भी लीडरशिप डिवॉल्व हो रही है ना, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस तभी आ रही है। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, अगेन दैट इज अलाउइंग द पब्लिक कि भैया आपका ओपिनियन भी बहुत जरूरी है, आप पैसा एक्ट के बारे में बात कर सकते हो, आप एफआरए एक्ट के बारे में बात कर सकते हो कि ये प्रोविजन इसी करके बनाए गए हैं, लेजिस्लेशन इसी करके बनाए गए हैं ताकि ट्राइबल सोसाइटी को इंक्लूसिवनेस के साथ इंक्लूड किया जा सके डिसीजन मेकिंग में। माई गवर्नमेंट एंड मन की बात, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डिजाइन करे गए हैं टू कैप्चर द सेंटिमेंट ऑफ द सिटीजंस एंड ऑल्सो जहां पे आके प्राइम मिनिस्टर आके वो लोगों के साथ बात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे इनपुट्स लेते हैं। ऑलराइट, आरटीआई की बात करें, एम्पावरिंग सिटीजंस टू होल्ड लीडरशिप एंड ऑल्सो ensuring that the bureaucrats and the civil servants are held accountable and responsive. So therefore अब obviously मेरे लिए यहाँ पे कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे ये छोटा सा वीडियो बनाने का ये था कि इन टॉपिक्स का जो कोर एसेंस है, जो सार है, वो आपको मैं समझा सकूं। और अगर आपने पेपर दिया है ये वाला, अगर इस साल आपने ऐसे का पेपर दिया है, तो मैं ये चाहूंगा आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपने कौन से टॉपिक्स लिखे हैं। और अगर आपने नहीं भी दिया है और अगर आप एग्जाम ये देते आगे जाके, अगर आप ये एग्जाम को अपने प्रैक्टिस के तौर पे अगर आप इसके ऊपर एक एफएलटी लिखना चाहते कि चलो आज मैं 2 टॉपिक्स उठा के लिखूंगा ऐसे या लिखूंगी, तो कौन से वो 2 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप ऐसे लिखते, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।